सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है रिगार्डिंग हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में कैपिटल सब्सक्रिप्शन को कवर अप कर लिया, तो आज हम लोग सीखेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, टॉपिक है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो, पब्लिक कंपनी जब पैसा रेज करता है, फंड रेज करता है पब्लिक से, तो उसके लिए उसको सबसे पहले एक कंपनी फॉर्म करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेज होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट स्टेज आता है इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। थर्ड स्टेज आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड द लास्ट स्टेज इज पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट का दरकार है। उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए दो सर्टिफिकेट चाहिए। पहले तो उसको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन करवाने से मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब पब्लिक कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे रजिस्ट्रार से मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, पब्लिक कंपनी को पहला सर्टिफिकेट कौन सा मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किससे मिलता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। दूसरा सर्टिफिकेट जो पब्लिक कंपनी को लेना पड़ता है, ऑब्टेन करना पड़ता है, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी को जो दूसरा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस का शुरुआत कर सकता है, उसको कमेंस कर सकता है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी को दो सर्टिफिकेट का दरकार है। पहला होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट चाहिए। प्राइवेट कंपनी के पास खाली होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी को बस एक ही सर्टिफिकेट का दरकार है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। किससे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नोट्स गिवन है। ठीक है, जो जहां से हम लोग नोट्स कवर कर रहे हैं वो नोट्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप इजीली जो है अपना नोट्स को कवर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पूरा नोट्स बना के डाला हुआ है, तो वहां से आप अपना नोट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग ऑलरेडी पिछला वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था टॉपिक कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के साथ। पेज नंबर 33 में आ जाना नोट्स में। पेज नंबर 33 में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेप 4 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो स्टेप 4 है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसका एक सर्टिफिकेट हमको ऑब्टेन करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा। किससे? रजिस्ट्रार से। तो क्या लिखा हुआ है? टू कमेंस बिजनेस, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अ पब्लिक कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम हुम? फ्रॉम द रजिस्ट्रार। तो पब्लिक कंपनी को दरकार है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। किससे दरकार है? रजिस्ट्रार से दरकार है। फॉर दिस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट हमको फाइल करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है कि क्या हमारा 90% सब्सक्रिप्शन अचीव हो चुका है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया अचीव हो चुका है। जितना शेयर कंपनी इशू किया था क्या उसका 90% सब्सक्राइब हो चुका है। जितना शेयर कंपनी ऑफर किया था पब्लिक को, क्या पब्लिक ने उसका एटलीस्ट 90% शेयर परचेज किया है। ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने से पहले रजिस्ट्रार को ये बताना पड़ेगा कि जितना शेयर कंपनी इशू कर रखा है, जितना शेयर कंपनी ऑफर किया है पब्लिक को, उसका 90% सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं। ठीक है, फिर हमको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, जो भी आगे चल के कंपनी में डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, क्या उन्होंने अपना शेयर्स का पैसा दे दिया है, क्या उनसे शेयर्स का पैसा मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारा बात लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। पहला लिखा है अ डिक्लेरेशन दैट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, जितना शेयर कंपनी इशू किया, जितना शेयर कैपिटल कंपनी इशू किया है पब्लिक को, उसका 90% क्या पब्लिक ने परचेज किया है, ये बताना पड़ेगा। अ डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने पेमेंट कर दिया है। ठीक है,
इन रेस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड टू देम, डायरेक्टर्स को हमने जो शेयर्स दिया है, शेयर्स के ऊपर जो पैसा बनता है, डायरेक्टर्स ने कंपनी को पैसा दे दिया है, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा हमको, रजिस्ट्रार को हमको ये बात बताना पड़ेगा कि जितने भी डायरेक्टर जिसको हमने शेयर अलॉट किया है, उस अलॉटेड शेयर्स पे उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को दे दिया है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अ डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर्स, ये तो पॉइंट हो गया, अ डिक्लेरेशन दैट नो अमाउंट इज पेएबल टू द एप्लीकेंट्स, कोई भी पैसा बाकी नहीं है एप्लीकेंट्स का। ठीक है, और अगर कोई पैसा बाकी है तो कंपनी ने उसको एडजस्ट कर दिया अकॉर्डिंगली। तो ये सारा बात हमको बताना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक, किस तरह से हम लोग कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है, ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम लोग को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर कंपनी बिजनेस में हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। तो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो हम लोग हमारा चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चॉइस ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन विच द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं, कौन सा टॉपिक हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, हम लोग भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग हेडिंग दे देते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग choice of business organization। choice of business organization। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसपे डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खर्चा जितना कम लगे और जितना इजीली बिजनेस स्टार्ट हो जाए वो बिजनेस अच्छा है। बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए खर्चा जितना ज्यादा लगे और जितना कॉम्प्लेक्सिटी हो वो बिजनेस स्टार्ट करना हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, कॉस्ट एंड ईज। ईज मतलब कितना आसानी से, ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जब भी हम लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड कॉस्ट क्या लग रहा है और कितना आसान है वो बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, लोग ज्यादा वही बिजनेस को प्रेफर करेंगे जो बिजनेस को स्टार्ट करने में कॉस्ट कम लग रहा है और वो इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे देखो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बहुत इजी है बिजनेस स्टार्ट करना, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ज्यादा लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता है। बट वही अगर हम बात करें कंपनी बिजनेस में तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, प्रमोटर्स लोग को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ईज टू स्टार्ट ऑफ बिजनेस, अगर हम लोग बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप का तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इजीली हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट भी रिलेटिवली कम लगता है। बट अगर कंपनी बिजनेस का बात करें तो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना भी कॉस्टली है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फालतू का खर्चा लगेगा। ठीक है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है बिजनेस स्टार्ट करना। तो यही बात लिखा हुआ है, सेटिंग अप कॉस्ट आर लो एंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमल, मतलब मिनिमम। ठीक है, बिजनेस को स्टार्टअप करने का खर्चा कम है और जो लीगल रिक्वायरमेंट है, मतलब जो कानूनी दावपेच है, मतलब जो जितना भी फॉर्मेलिटीज है वो कम से कम रहे। ठीक है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस, तो पार्टनरशिप बिजनेस में और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स कम है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये भी कम है, सिंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है और कंपनी बिजनेस का भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में कंपल्सरी है। ठीक है, सोसाइटीज एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ता है और कंपनी बिजनेस को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? नहीं। क्या पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बहुत कम खर्चा में, लीगल रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। वेयर एज कंपनी बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारा लीगल रिक्वायरमेंट्स रहता है। ठीक है,
एंड उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, देयर फॉर्मेशन इज क्वाइट लेंदी एंड एक्सपेंसिव। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है लाइबिलिटी। अगर हम लाइबिलिटी का बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है लाइबिलिटी। अगर हम लाइबिलिटी का बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एज वेल एज पार्टनरशिप बिजनेस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एज वेल एज पार्टनरशिप बिजनेस में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। पर अगर हम बात करें कंपनी बिजनेस का तो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। कंपनी के मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, तो वो बिजनेस अच्छा है जहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। एज अगर हम लोग ओनर के व्यू पॉइंट से सोचेंगे तो वो बिजनेस अच्छा है जहां पे ओनर का लाइबिलिटी, प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी लिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। देखो यही बात लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, फर्म्स मतलब पार्टनरशिप फर्म, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म on the owners or partners is unlimited, but in case of cooperative societies and companies the liability of the members is limited। तो वही बात लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बात करो या फिर कंपनी के मेंबर्स का बात कर लेते हैं तो उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होता है। लाइबिलिटी इज लिमिटेड। लाइबिलिटी अगर लिमिटेड है तो ओनर व्यू पॉइंट से अच्छा है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, वेयर एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी बिजनेस में लाइबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है। Hence from the viewpoint of the liability, the company form of organization is more suitable। तो अगर हम लोग लाइबिलिटी के व्यू पॉइंट से बात करें तो कंपनी फॉर्म अच्छा है। अगर हम लोग कॉस्ट एंड इज इन सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अच्छा है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। ऐसा कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंटिन्यूटी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब नए मेंबर, नए ओनर्स आते रहेंगे, प्रोडक्ट ओनर जाते रहेंगे, फिर भी बिजनेस चलता रहेगा, और वो है कंपनी बिजनेस। कंपनी बिजनेस का कंटिन्यूटी मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। मेंबर्स के आने से, जाने से, पागल हो जाने से बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सोचो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सिंगल ओनर बिजनेस है और वो ओनर नहीं रहा, वो चला गया, खत्म, तो इन दैट केस बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। क्लियर। पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर 4 पार्टनर, चारों का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में मेंबर्स लोग आते रहेंगे, मेंबर्स लोग जाते रहेंगे, मेंबर्स विल कम एंड द मेंबर्स विल गो, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। मतलब कंटिन्यूटी व्यू पॉइंट से अगर देखें तो कंपनी बिजनेस अच्छा है, ठीक है। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप उतना अच्छा नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, द कंटिन्यूटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, डेथ से बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, इंसैनिटी मतलब कोई पागल हो गया, ठीक है, ओनर कोई पागल हो गया तो बिजनेस अफेक्ट कर जाएगा। However, such factors do not attract the continuity of the business in case of organizations like Joint Hindu Family Business। अगर सोचो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, एचयूएफ है, और उसमें किसी एक एचयूएफ का कोई एक मेंबर, ठीक है, जिसको हम लोग को पार्टनर्स बोलते हैं, अगर उनमें कोई किसी का डेथ हो जाता है या कर्ता का ही डेथ हो जाता है जो हेड ऑफ द फैमिली है, तो इन दैट केस दूसरा कोई कर्ता बन जाएगा, ठीक है। बिजनेस का कंटिन्यूटी इफेक्ट नहीं होगा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स में किसी कोई पागल हो गया, किसी का डेथ हो गया तो दूसरे लोग मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। कंपनीज में केस में ऐसा नहीं होता है। इन केस द बिजनेस नीड्स अ परमानेंट स्ट्रक्चर, अ कंपनी फॉर्म इज मोर सुटेबल। ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना जो कंटिन्यूअसली चलता रहे, कभी बंद ना हो, तो उस केस में कंपनी बिजनेस सही है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है, सिंगल ओनर का बिजनेस है, कभी ना कभी बंद हो जाएगा, ठीक है। या तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक चलेगा, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ में हो सकता है कि बंद हो जाए। कंटिन्यूटी पे डाउट है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस की कंटिन्यूटी पे डाउट है, बट अगर कंटिन्यूटी व्यू पॉइंट से बात करें तो सबसे बेस्ट बिजनेस कौन सा होता है, कंपनी बिजनेस, ठीक है। फॉर शॉर्ट टर्म वेंचर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी प्रेफर्ड। अगर हम लोग को छोटा टाइम के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है, सोचो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है, पार्टनरशिप अच्छा है। पर अगर ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करें, कभी बिजनेस बंद ही नहीं करना है, बिजनेस हमेशा चलता रहना चाहिए, ये नियर फ्यूचर में कभी बंद ना हो, तो इन दैट केस कंपनी बिजनेस अच्छा है। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक है। मैनेजरियल एबिलिटी मतलब मैनेजरियल स्किल। तो ऑब्वियस सा बात है कंपनी बिजनेस का मैनेजरियल एबिलिटी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, ठीक है। कंपनी बिजनेस में क्या होता है, अकाउंटिंग का काम कोई और देखता है, लीगल मैटर्स कोई और संभालता है, ठीक है। तो सारे लोगों को अपना अपना ड्यूटी पता है, अपना अपना काम पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां पे जो पार्टनर्स है, जो ओनर्स है बिजनेस के, वही लोग क्या करते हैं, बिजनेस का सारा मैनेजमेंट वही लोग संभालते हैं।
इन केस ऑफ पार्टनरशिप मैनेजमेंट कौन संभालता है, पार्टनर्स इटसेल्फ। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर बेचारा अकेला आदमी है तो वो अकेले खुद संभालता है, सारा मैनेजर स्किल उसको खुद अप्लाई करना पड़ता है। तो कंपनी, अगर हम लोग मैनेजरल एबिलिटी का बात करें तो मैनेजरल एबिलिटी के हिसाब से कंपनी बिजनेस ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ज्यादा लोगों को हमने हायर कर रखा है, प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा है जो लोग स्पेसिफिक काम के लिए हैं। अकाउंटेंट अपना काम करेगा, जो एडवोकेट है जो लीगल मैटर्स को संभालेगा, ठीक है। इस तरह से बिजनेस का जो कंटिन्यूटी है वो अच्छा स्मूथली चलता रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है, अ सोल प्रोप्राइटर may find it difficult to have expensive in all functional areas of the management. In partnership, different partners may have different managerial abilities. In company, expert professionals can be appointed to look after the different aspects of the business. मतलब अगर हम लोग मैनेजरियल एबिलिटी का बात करें तो सबसे बेस्ट बिजनेस कौन सा होता है, कंपनी। देन कौन सा होता है, पार्टनरशिप। एंड एकदम लास्ट में कौन सा ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अगर इस फैक्टर का बात किया जाए, बिजनेस कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, मैनेजरियल एबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले बिजनेस कौन सा दिमाग में आएगा, कंपनी बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल कंसीडरेशंस, ठीक है। कैपिटल कंसीडरेशन, देखो बिजनेस करना है तो कैपिटल तो चाहिए, और जितना ज्यादा कैपिटल उतना बिजनेस जो है वो स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। उतना बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल हेल्थ उसका अच्छा रहेगा। द मोर द कैपिटल द मोर यू अर्न, द मोर यू गेट द रिटर्न, ठीक है। तो कैपिटल जितना ज्यादा होगा बिजनेस में रिस्क भी ऑब्वियसली उतना ज्यादा होगा, एंड रिटर्न आने का चांसेस भी ज्यादा रहेगा। तो सोल प्रोप्राइटर के पास ना और पार्टनरशिप फर्म में भी ज्यादा कैपिटल लाने का स्कोप नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल कंसीडरेशन है नेक्स्ट पॉइंट। तो सोल प्रोप्राइटर के पास और पार्टनरशिप फर्म में भी ज्यादा कैपिटल लाने का स्कोप नहीं है। पर अगर हम बात करें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास स्कोप ज्यादा है। सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं, अगर कभी भी कंपनी को पैसा का दरकार है, कंपनी शेयर इशू कर सकता है, कंपनी लोगों से पैसा रेज कर सकता है, लोगों से पैसा ले सकता है। तो कैपिटल ज्यादा जल्दी कहां पे एक्यूमुलेट होगा, ज्यादा जल्दी कहां पे हम लोग कैपिटल जुगाड़ कर पाएंगे, वो है कंपनी बिजनेस। तो कैपिटल कंसीडरेशन व्यू पॉइंट के हिसाब से कंपनी अच्छा है। क्या लिखा है, कंपनीज आर इन बेटर पोजीशन to collect large amount of capital by issuing shares to a larger number of investors. Partnership firm also have the advantage of combined resources. देखो कंपनी अपना कैपिटल जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट कर पाएगा, कैपिटल जल्दी से जल्दी लोगों से कलेक्ट कर पाएगा। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स लोग ला पाएंगे। बट सोचो सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर है बेचारा, वो कहां से उतना पैसा लेके आ पाएगा, ठीक है। बट द रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड, thus in the scale of operations is large, company form of business may be suitable, whereas for medium and small size business one can opt for partnership or sole proprietorship. अगर हम लोग लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो हमको ऑब्वियसली कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। बट हम लोग अगर स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब ओनर के हाथ में कितना कंट्रोल है बिजनेस का, ठीक है। अगर हम डिग्री ऑफ कंट्रोल का बात करें, if direct control over operations and absolute decision making power is required, अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथ में रहे, ठीक है, और मेरे पास ही सिर्फ अकेले के पास डिसीजन मेकिंग पावर रहे, देन सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेटर। बट अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों से सुझाव ले सकें, लोगों से एडवाइस ले सकें, ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होने से भी चलेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर अकेले हमको नहीं लेना है, लोगों से कंसल्ट करके फिर डिसीजन लेना है, तो कंपनी और पार्टनरशिप अच्छा है। यही बात देखो लिखा हुआ है, इफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस एंड एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर इज रिक्वायर्ड, sole proprietor may be preferred, but if the owners do not mind sharing control and decision making, ठीक है, ओनर्स को माइंड नहीं करते कि कंट्रोल किसी और के हाथ में भी चला जाए, डिसीजन मेकिंग पावर में भी कोई और पार्टिसिपेट करे, तो इन दैट केस पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड। लास्ट आता है लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है, बट स्टिल ये भी एक फैक्टर है इन ऑर्डर टू मेक अ चॉइस कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमको स्टार्टअप करना है। तो नेचर बिजनेस में क्या लिखा है, इफ डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट इज नीडेड विद कस्टमर्स, अगर हम पर्सनल के साथ कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना है, ठीक है, हम ऐसा कोई बिजनेस में डील करते हैं जहां पे हमको हमारे कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना है, इन टच रहना हमारे कस्टमर्स के साथ, तो इन दैट केस सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है, पार्टनरशिप भी अच्छा है। पर अगर हमारा बिजनेस इस तरह का है कि डायरेक्ट कांटेक्ट का जरूरत नहीं है, कस्टमर्स का डायरेक्ट रिलेट करने का कांटेक्ट करने का दरकार नहीं है, तो इन दैट केस कंपनी बिजनेस कैन बी प्रेफर्ड। देखो यही बात लिखा हुआ है, इफ डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट इज नीडेड विद द कस्टमर्स सच एज इन केस ऑफ ग्रोसरी स्टोर, हम लोग जो कोई ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, किराना का दुकान में जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कस्टमर का डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन है बिजनेसमैन का, ठीक है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है।
Sole proprietorship may be suitable for large manufacturing units where direct personal contract with customers is not required. जैसे मान लो ये पेन बनाने का फैक्ट्री है, तो जो पेन बनाने का जो फैक्ट्री है, इसका जो ओनर है, इसका हमारे साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होने का कोई दरकार नहीं है। आप घर में मैगी खाते हैं, तो मैगी जो खाते हैं, कौन उसका ओनर है आपको पता है क्या? बिजनेस का ओनर कौन है? नहीं, बिकॉज लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट का दरकार नहीं है, कस्टमर अपने आप प्रोडक्ट को मार्केट में ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे, ठीक है। फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स where direct personal contact with the customers is not required, the company form of organization may be adopted. Similarly, in case where services of a professionals are required, partnership form is more suitable, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग सर्विस दे रहे हैं कोई प्रोफेशनल नेचर का, जैसे मान लो कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, एडवोकेट क्या करता है? कंसल्टेंसी सर्विस देता है। हम लोग एडवोकेट के पास जाते हैं, पूछते हैं सर बताइए केस फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, सामने वाला मेरे ऊपर क्या क्या केस फाइल कर सकता है, ठीक है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट हो सकता है, तो वो कंसल्टेंसी सर्विस देता है। तो कोई प्रोफेशनल के पास हम लोग जाते हैं जो हमको सर्विस दे रहा है, तो इन दैट केस जो है हमको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना जरूरी रहता है। सो दीज वर द फैक्टर्स जिसके बेसिस पे डिपेंड करता है, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमको स्टार्ट करना है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगा। विद दिस हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। टिल देन बाय बाय।